सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये इतिहास का लेक्चर है। और इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें, कुछ प्रश्नों के जवाब बड़े सूक्ष्म रूप से मैं आपको दिए दे रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया गया है और बराबर बच्चे कुछ प्रश्न बराबर कर रहे हैं कि भाई क्लास जैसा मज़ा फिर भी नहीं आ पाता। तो देखिए, अब विकल्प ही है, इस समय हमें विकल्प चुनना पड़ेगा जो भी हमारे पास है। लेकिन फिर भी मैंने आपको हमेशा एक बात ज़रूर बताई है कि आपको जो है समस्या को अवसर बनाना है, और मैंने ऐसा ही किया। और आज कुछ प्रश्न थे कुछ लोगों के जिनका मैं बहुत सूक्ष्म रूप से जवाब देता हूँ। तो सबसे पहले उन प्रश्नों को खड़ा करूँ उससे पहले मैं एक व्यक्ति का नाम लेता हूँ। यूपीपीसीएस का जो लोअर का रिज़ल्ट अभी हमारे पास आया, उसमें शिवानी यादव जो लड़की है उसने पहली बार में एग्ज़ाम को निकाला है। और सबसे पहले इसलिए उसको मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि बाकी तो जब जो बच्चे हैं उन्होंने सब एग्ज़ाम्स निकाले हुए हैं, सब ने किसी न किसी ने एक बार दो बार उससे ज़्यादा बार भी। तो शी इज़ द फर्स्ट आज इस बार जिसने पहली बार में एग्ज़ाम निकाला है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये कोई परंपरा हमारी नई नहीं है। मैंने जब जिसके बारे में बोला है कि ये बच्चा एग्ज़ाम निकालेगा, उसने एग्ज़ाम निकाला है। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं, और ये हमारी परंपरा पहले बार से ही स्थापित हो गई थी। तो प्रश्न का जवाब देने के लिए ये संदर्भ मैंने उठाया। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमेशा जब मैंने आपसे एक बात कही है कि अगर मैं आपसे कोई बात कहता हूँ कि अगर आप ये कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, तो आप उस पर पूरी तरह से विश्वास करिए। क्योंकि एक स्टार मेकर के पास जो नज़र होती है, वो नज़र हमारे पास कंपटीशन को लेकर के है कि कौन क्या कर सकता है, ये हम ज़्यादा समझते हैं। उसके लिए बहुत इंटेलिजेंस या बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ और चीज़ें हम लोग खोज रहे होते हैं और उस आधार पर एक दावा करते हैं कि ऐसा होगा। आज मेरे पास एक प्रश्न आया सामने, उस प्रश्न के संदर्भ में इस उदाहरण को मैं दे रहा हूँ। और वो मनीषा ने मुझसे पूछा था कि सर एक बात समझ में नहीं आती कि हमको ऐसा लगता है कि हमको कुछ नहीं आता, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमसे क्वेश्चन हो जाते हैं। और दूसरा प्रश्न सोहिनी का था। दोनों लगभग इस जैसे प्रश्न हैं जिनका जवाब यहाँ से निकलेगा। तो देखिए क्या है कि मैंने जैसा बताया कि आजकल बहुत फास्ट ट्रैक किस्म के लोग चल चुके हैं, बड़ी तेज़ी में तैयारी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसा कई बार लगता है कि शायद बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ बहुत कुछ हो रहा हो। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है लेकिन होता नहीं है। यहाँ जो मैं छोटी सी बात आपको बताऊंगा कि इस तरीके को मैंने आज से कई 15 साल पहले ईजाद किया था समथर में, और वो था माइंड मैनिपुलेशन मेथड। कि किसी बच्चे को किसी चीज़ का इतना ज्ञान गहरा देना है कि वो चीज़ उसको बहुत आसान लगने लगे और कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें इस तरह से बैठ जाएं। इसका बहुत पहले एक उदाहरण था। एक छोटा बच्चा पढ़ता था तो उसकी मम्मी ने कहा था कि आप कभी टेंस वगैरह तो पढ़ाते नहीं हो क्लास में, लेकिन ये लोग इंग्लिश सही कैसे लिख लेते हैं बिना टेंस के। तो मैंने उनको जवाब दिया था, बस इसी का नाम उमेश सर है। तो यहाँ पर भी बस यही चीज़ है कि जो मेरी टीचिंग टेक्निक है उसी की ये खूबी है, और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो लोग सफल होते हैं। कई बार विश्वास डगमगाने भी लगता है, इसके विषय में भी अभी मैं चर्चा करता हूँ। तो मैं इस बात का जवाब देता हूं कि ये टीचिंग टेक्निक में थोड़ी सी बात मैं समझाता हूं कि क्या पॉसिबिलिटी होती है। कि देखिए, आपके दिमाग में चीज़ों को मैनिपुलेट करने की क्षमता होती है। तो जब आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ते हो, बहुत गहराई से पढ़ते हो, तो आपका दिमाग उस पर काम करना शुरू कर जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। जब आप सो रहे होते हो, जब आप जग रहे होते हो, सबकॉन्शियसली आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं है, उसके बाद भी वो चीज़ें आपके अंदर चलती हैं। और यही चीज़ कहलाती है मास्टरी। मास्टर्स को पता नहीं होता, लेकिन जब भी उनके ऊपर या जब भी उनको उस तरीके की चीज़ करनी होती है तो वो उनसे हो जाती है। कारण क्या है कि उन्होंने उसको उतनी गहराई के साथ, उतने डीप फोकस के साथ चीज़ों को सीखा होता है कि वो उनके एक शरीर का पार्ट बन जाती है। तो उसके लिए उनको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको कहते हैं एफर्टलेस स्टडी। तो ये जो मैं आपके सामने मेथड जो दे रहा हूँ एक एफर्टलेस स्टडी है। इसलिए कई बार लगता है कि बड़ा आसान सा चल रहा है, इसका मतलब एक कहते हैं ना जैसे हार्ड वर्क, हर जगह सुनने को मिलता है हार्ड वर्क। ये सब बेवकूफ़ी की बात है। देखिए, कौन हार्ड वर्क नहीं करता? 12-12 घंटे पढ़ने वाले लोग पड़े हुए हैं दुनिया में। आँखों पे खीरा रख कर के लोग बाग जो है पढ़ाई करते हैं, खूब इतना थक जाती है आँख। लेकिन हार्ड वर्क के साथ में कभी कोई बच्चा ये सोचता है कि उसके अंदर
इम्प्रूवमेंट कितना हुआ, उसने चीज़ों को सीखा कितना, उसका माइंड कितना डेवलप हुआ। और मेरा हमेशा फोकस रहता है आपके माइंड डेवलपमेंट का। अगर आपका माइंड एक बार डेवलप हो गया तो कोई भी चीज़ आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगी, और वो उसी को हम लोग एफर्टलेस कहते हैं। आपको बहुत परेशान नहीं होना पड़ेगा, और जिसको बात समझ में नहीं आएगी वो बहुत हार्ड वर्क करेगा, बार बार उसको याद करेगा, लेकिन वो चीज़ें उसको याद ही नहीं होंगी। तो इसी का परिणाम था कि पहली बार इस बार शिवानी ने फिर पीसीएस का रिज़ल्ट लोअर का दिया, पहली बार में एग्ज़ाम निकाल दिया। और ये उसी स्मार्ट करिए तो या ये समझ लीजिए कि जो डीप वर्क आपको कराया गया था, उस डीप वर्क का नतीजा था कि हम इतना गहराई से पढ़ाते हैं। कई बार आप लोग क्या कि बनिए जैसा हिसाब किताब बहुत करते हो कि मैंने 4 किताबें पढ़ ली हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब जब आप हद से ज़्यादा तर्क लगाओगे तो आपको खुद का नुकसान होगा। चुपचाप वो करते जाइए जो आपको करवाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें समझाने की नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने की भी नहीं होती हैं, बस करने की होती हैं। जो आपको समझाते हैं बस वो आप करिए। दूसरा जवाब जो सोहिनी ने मुझसे कहा था उसका भी दिए दे रहा हूँ मैं कि सर समझ में नहीं आता। तो देखिए क्या होता है कि लूसेंट जब आप पढ़ोगे तो हो सकता है कि एक पेज पर आपको ढेर सारे फैक्ट्स मिल जाएं, और कंटेंट वाइज आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन हो कि ढेर सारा सामान जो है एक ही पेज में मुझको मिल गया। बट होगा क्या है उसके बिना, उसके बदले में जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो लूसेंट से, यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हो नई वाली या पुरानी वाली कोई सी भी पढ़ते हो, तो क्या होगा, पढ़ने के बाद यदि आपने उसको अच्छे से पढ़ा है तो आपका माइंड डेवलपमेंट होना शुरू होगा। और जैसे जैसे आपका माइंड डेवलप होना शुरू होगा उस विषय को लेकर के, वो चीज़ें आपको आसान लगेंगी। उसके बाद यदि आप उस तथ्य को कहीं याद करना चाहोगे तो वो तथ्य बड़े आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि आपको उस चीज़ की समझ है कि कोई चीज़ पर्टिकुलरली क्यों पूछी जा रही है। अब जैसे अशोक के अभिलेख हैं, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये लोग याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं कौन सा कहाँ पर है क्या है, लेकिन आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अशोक का इतिहास लिखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हम अशोक के अभिलेख पढ़ें। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का जो निर्धारण है कि उसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक लगी हुई थी, ये भी उसके अभिलेखों को देख करके जहाँ जहाँ से प्राप्त होते हैं वो हमको पता लगता है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होता है तो आपके अंदर एक इतनी डीप समझ जो है चीज़ों के प्रति बैठ जाती है कि आपको एफर्टलेस हो जाते हो। देखो मेरे पास पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं हिंदी मीडियम के होने के बाद भी। अभी आप देखो कमेंट में लगातार मनीषा ने इंग्लिश में कमेंट किया, और पुराने बच्चों को तो इंग्लिश आती ही आती है। मनीषा अपने आप अब कैसे होने लगा, अब आप सोचो ये कैसे होने लगा, कुछ नहीं है, संगत। मैंने हमेशा एक बात बताई है, संगत आपकी जैसी होगी। आपने देखा होगा जो दूध बेचने वाले होते हैं वो पानी मिला देते हैं दूध में, लेकिन दूध को बेचते उसी भाव में है। तो आप समझ लीजिए कि पानी जब दूध में मिल जाता है तो दूध के भाव बिक जाता है। तो संगत का असर टच में रहती है। दूसरा प्रयास विभा ने किया, उसने भी लिख लिया इंग्लिश में। इससे पहले आपने कभी नहीं सोचा था। क्या हुआ ये कि आपके माइंड में सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बस ये होता है कौन व्यक्ति उसको माचिस की तीली दिखाता है, और वो माचिस की तीली दिखाने का काम हम करते हैं। हाँ, अब ये होता है कि भैया आप जो है माचिस की तीली दिखाने ना दो, या अपने उस स्पार्क को इतना गीला कर लो कि वो नम हो जाए और उसमें आग ही ना लग पाए, तो वो आपके ऊपर होता है। लेकिन जो लोग भी अपनी एक बेसिक इंस्टिंक्ट के साथ में काम करते हैं बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हुए, उन लोगों को फ़ायदा होता है। तो ये तो ही पढ़ाई की बात जो मैं आपको बतानी थी कि ऐसा क्यों होता है। मैंने आपको समझाया कि एक स्पार्क आपके माइंड को मिलती है मेरे माध्यम से। मेरा एक तरीका ही ऐसा है कि मैं आपके माइंड को एक स्पार्क देता हूँ जिससे वो आग लग जाती है, और वो आपके शरीर में जो संवेदनाएं हैं जिसको, वो सारी जागृत होना शुरू हो जाती हैं। से मुझसे कहा गया था, एक बार मैंने पूछा था सविता से और शिवानी से कि बताओ बुद्धिवादी दार्शनिक कौन है, तो उन्होंने उसको परिभाषा बता दी थी कि भाई ज्ञान के प्रमाण के रूप में जो बुद्धि को मानते हैं वो है। तो मैंने कहा इसको समझाओ, तो समझाने में उनको दिक्कत हुई, वो समझ नहीं पाए थे इस बात को। तो मैंने यही बात बताया कि देखिए इंद्रियां जो हैं हमारी, इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा इसलिए उसको कहे भारतीय दर्शन में इंद्रियों को भी इंद्रियों से या प्रत्यक्ष ज्ञान को ज्ञान का स्रोत माना है। लेकिन अब आप देखिए कि सभी लोग डांस देखते हैं, लेकिन क्या सभी लोग डांस करना सीख जाते हैं क्या? तो जो डांस करते हैं उनके दिमाग में जो उनकी बुद्धि है वो कुछ अलग तरह से मैनिपुलेट होती है।
और वो अपने उनके अंगों को फिर धीरे धीरे स्टिमुलेट करना शुरू करती है और उनके हाथ पैर फड़कना शुरू हो जाते हैं उस तरीके से जैसे उस हीरो या हीरोइन ने किया होता है। ये काम कौन करवाता है? आपकी बुद्धि। बहुत सारे लोग सिर्फ पेंटिंग देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पेंटिंग करना सीख जाते हैं। बहुत सारे लोग गाना गाते हैं, लेकिन कई सारे लोग गाना गाना सीख जाते हैं। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर माइंड इंटेलिजेंस। तो वो बुद्धि जो है मैनिपुलेट करती है इन्फॉर्मेशन को लेकर के, और यही हम करने की कोशिश करते हैं आपके साथ में। तो आप मेरी बात सुनते जाओगे, समझते जाओगे, आगे बढ़ोगे, तो आपको भी पहली बार में सफलता मिलेगी इसी तरीके से। तो इस बात के साथ हम आगे आज हड़प्पा वाला चैप्टर पढ़ाते हैं और उसको शुरू करते हैं हम। तो देखिए, अब हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज पर। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले तो देखिए, अब हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा। तो देखिए, ये सब चीज़ें ही समझने की हैं जिसको कहते हैं। ये आपको ऐसी लिखित सामग्री किसी नोट्स या उसमें नहीं मिलेगी। लोग अपना नोट्स बेचेंगे ज़रूर आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, कि ये बात बिल्कुल आपको नहीं मिलेंगी। लोग कहेंगे कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन सबसे मूल बात यह कि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ही नहीं, आप नोट्स की तरफ भागोगे, और वो नोट्स जो होगा वो आपके दिमाग को कुंद करेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हैं। तो देखिए, अभी मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया था आपको, इस सभ्यता के पुराने। अब इसमें आगे हम लोग आए हैं, लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। यहाँ से अब आपको क्वेश्चन मिलेगा कि किस तरह से सभ्यता की खोज हुई, ये कैसे हुआ था पॉसिबल। और नाम पूछते हैं खोजकर्ताओं के, इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ से फिर प्रश्न बनेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सॉल्व करिए। देखिए, आपको अभी पिछली बार देखिए मनीषा ने ढूंढा था, आईएएस जब मेंस होता था उस दौर में, आईएएस प्री जो सब्जेक्ट से होता था, वो क्वेश्चन भी बन रहे थे बड़े आराम से इसी बुक को पढ़ करके। अब ज़रूरत क्या है कि आप फालतू में पढ़ो इधर उधर। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्राब्दियों के बाद रहना आरंभ किया, तब वे नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण, अथवा खेत की जुताई के समय, या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का अर्थ क्या लगाया जाए। तो देखिए, सबसे पहले कनिंघम का भ्रम। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम, अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा सीधा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन ही है, समझ लीजिए आपके लिए, कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो जवाब होगा जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन प्रारंभ किए। तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों, साहित्य और तथा अभिलेख का प्रयोग करना अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। तो देखिए, इतिहास उस समय तक किस तरह से निर्मित हो रहा था और किस समय से किस समय तक का जो इतिहास था वो बन रहा था। तो इतिहास ज़्यादातर जो बन रहा था वो 600 BC से आपके 400 AD तक के इतिहास के निर्माण को बनाने में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे उस समय। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन एवं अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। हड़प्पा जैसे पुरास्थलों जो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे और जो एक आरंभिक और ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे इसमें उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थीं
और उन्होंने कुछ तो कनिंघम तक पहुंची थी, फिर भी वह समझ नहीं पाए थे कि पुरा वस्तुएं कितनी प्राचीन हैं। अब देखिए बहुत समय तक तो ये चीज़ पहेली बनी रही, कनिंघम खुद ही नहीं समझ पाए जो मेरे पास चीज़ें आ रही हैं खुदाई के दौरान निकल करके, ये आखिर कितनी पुरानी है और क्या कह रही हैं ये। एक अंग्रेज़ ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी। उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। तो देखिए जो पता होता है बस हम उसी के आसपास घूमते रहते हैं। तो उन्होंने उसको जो मोहर थी उसको कहीं ना कहीं ये इस तरह से दिया कि ये उसी काल की कहीं रही होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोग इसी तरह से, उनका भी मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ में हुआ था। यानी कब? पहले शहरों में गंगा घाटी में जब हुआ तो ये 600 ईसा पूर्व की बात है, महाजनपदों के युग की बात। लेकिन बाद में जब ये खोज हो गई तो इस काल को हम लोग क्या कहते हैं? सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? सेकंड अर्बनाइजेशन, यानी कि द्वितीय नगरीकरण। अभी आगे अध्याय 2 जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा, बहुत अच्छे से इसको आपको पढ़ना है। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हड़प्पा का महत्व को समझने में वे चूक गए। तो देखिए ज़रा थोड़ा सा इस तरफ नज़र डालते हैं ब्लॉक के ऊपर। पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। देखिए पुरास्थल कैसे बनते हैं? पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं का निर्माण करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, फिर जब उन्हें त्याग दिया जाता है इस तरह से वो बनते हैं। तो भूमिखंड में अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण होता चला जाता है। जब भूमिखंडों पे लोग रहते हैं तो छोड़ते हैं तो उस पर एक मलबा जम जाता है, फिर उसी पर आकर के लोग फिर बस जाते हैं, फिर सभ्यता छूटती है, फिर एक मलबा बनता है, उस पर फिर दोबारा नगर बनता है। ये स्तरीकरण कहलाता है सभ्यता का। तो जो सबसे नीचे के स्तर पर होती है वो सबसे प्राचीन होती है। देखिए मैंने आपको हिस्ट्री का एक तरीका बता दिया। तो जब इस तरह से उत्खनन किया जाता है तो बड़ा सोच समझ के और बहुत ध्यान से किया जाता है कि सभ्यता कुछ नष्ट ना हो जाए। तो जो इस जगह पर सभ्यता मान लो ए है खुदाई में सबसे नीचे, उसके ऊपर बी है, फिर सी है और फिर डी है। तो डी सबसे नई सभ्यता है, उसके नीचे जो मिली वो सी है, उसके नीचे जो मिली वो बी है, और फिर जो ए है ये सबसे पुरानी है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो अगर सिंधु सभ्यता सबसे नीचे की खुदाई में प्राप्त होती है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि सिंधु सभ्यता पुरानी थी। फिर कार्बन डेटिंग और बहुत सारे मेथड से अब तो इसकी तिथि भी तय कर ली जाती है। उन्हें टीला कहा जाता है। तो देखो इतिहास की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? मलबों का जो निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? हम टीला कहते हैं। अल्पकालीन तथा स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों से मिले लेवल जो मैंने बताए थे से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं के आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनसे मिलती पुरावस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परित्यक्त स्तरों, जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है, की पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव में की जाती है। सामान्य तौर पर सबसे निचले, देखिए आ गया, सबसे निचले स्तर को प्राचीनतम और सबसे ऊपरी स्तर को नवीनतम। अब देखिए यही कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आपको किसी फैक्ट में या किसी चीज़ में नहीं मिलेगा, और अगर आप ये पढ़ोगे नहीं तो आपकी इतिहास की समझ ही अधूरी रह जाएगी। पुरातत्व के क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। नेट जेआरएफ जो लोग दे रहे हैं इनसे ये वाले जो पुरातत्व के क्वेश्चन हैं ये कभी होते ही नहीं बनेंगे, और इसी को समझ कहते हैं। सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहते हैं। स्ट्रेटोलॉजी बोलते हैं इसको, ये स्तर क्रम विज्ञान। तो अलग अलग जो वो होती हैं आपके लेयर्स, उसका अध्ययन किया जाता है। विशेष सांस्कृतिक कालखंड से संबंधित किया जा सकता है इसके, जिससे एक पुरास्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम का पता चलता है। तो ये तो आपको एक छोटी सी बात जानकारी मिली। देखिए ये दिया हुआ है एक छोटे टीले का स्तर विन्यास। देखिए ऊपर से लेके नीचे तक आपको दिखाया गया है। देखिए ये ध्यान से, यही मैंने आपको समझाया था अभी। एक छोटे से टीले को देखिए ऊपर से नीचे तक दिखा रहे हैं इस तरह स्तर क्रम विन्यास में। ध्यान से देखने से पता चलेगा ये स्तर सदैव क्षैतिज नहीं है। देखिए ध्यान से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखोगे तो ये स्तर क्षैतिज नहीं है हमेशा।
अलग अलग तरह से। देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ चलिए इधर ब्लॉक को देखते हैं हम। एक नवीन प्राचीन सभ्यता। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में दयाराम साहनी, अब देखिए ये सब नाम आपको मिलेंगे, जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कई अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित थी। तो देखिए ये जो स्तरीकरण जो है, स्तर विज्ञान से पता लग रहा था कि ये मोहरें बहुत नीचे से निकल करके आ रही थी। इसका मतलब ये सभ्यता बड़ी प्राचीन थी। जिस स्तर पर हम लोग इसको ले रहे थे यानी 1600 BC पर, वहाँ से प्राप्त नहीं हो रही थी, उससे बहुत पुराने तरीके से आपको प्राप्त हो रही थी ये। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। ये अन्य पुरातात्विक राखलदास बनर्जी, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से भी खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। तो अब आपको पता लगेगा कि किसी संस्कृति की पहचान कैसे की जाती है। आज अगर आप देखोगे तो आपको 100 का नोट पूरे भारत में एक जैसा ही मिलेगा। ये क्या बताता है, आप मुझे जवाब दीजिएगा। ये दोनों इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल, अब देखिए आ गया कौन, कनिंघम के बाद जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी के एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। जैसा कि S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी लिखते हैं। देखिए अब ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब इसको याद कर लेना आप। लिखते हैं, मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उसे उसने 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खनन से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहरें जैसी पर अब तक पहचानी ना जा सकी मोहरें मिली थीं। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली पर यह भी कि मेसोपोटामिया के वह समकालीन थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में पुरातत्व के एक व्यापक परिवर्तन का काल था। तो देखिए जॉन मार्शल के बारे में इतनी जानकारी आपको मिली, नाम याद हुए आपको, आपने ठीक से पढ़ा। अब यही आप किसी लिस्ट में पढ़ते तो एक तरफ जो है नाम दिया होता, दूसरी तरफ लिस्टें दी होती और फिर तुम बार बार भूलते कनिंघम कौन थे और जॉन मार्शल कौन थे। यही कारण होता है कि आपको आ जाता है क्वेश्चन। अब मैं समझाता नहीं हूँ, यहाँ पर भी तो बताता हूँ कि ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, इससे भी आप सॉल्व कर ले जाते हो। भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे ये, और वे वहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए थे। तो यूनान में भी इन्होंने काफ़ी काम किया था। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात ये थी कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उन्हें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने में ज़्यादा उत्सुकता थी। मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबद्ध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत किया गया था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। देखिए क्या था कि मैंने जैसा आपको बताया कि स्ट्रैटिफिकेशन, मान लो जैसे ये टीला है, अब इसकी खोज जो है क्षैतिज रूप इस तरह से खोज करनी चाहिए, लेकिन वो इस तरह से करते थे। तो जब इस तरह से खोज उन्होंने की, जैसा बताया उन्होंने, देखिए स्तर विन्यास में परिमाण क्षैतिज इकाइयों को, तो ऐसे में वो देखते थे, सबको उत्खनन करने का प्रयास करते थे, वर्टिकली ऐसे ना कर करके ऐसे में। तो बहुत सी चीज़ें जो है खो गई। ऐसे जब हम करते हैं तो बहुत सी चीज़ें अंदर की तरफ मिलती चली जाती हैं, तो पता लगता है कि सांस्कृतिक स्तर जो हैं वो कितने हैं। बाद में ऐसा भी हुआ। और अगर आपके पास DN झा अगर है तो उसमें आप देखिएगा, इसके बड़े अच्छे चित्र दिए हुए हैं। जो चीज़ देखने की जहाँ से वो मैं बता देता हूँ आपको। नई तकनीकें तथा प्रश्न। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने R.E.
एम व्हीलर, तो ये भी नाम याद रखिएगा आप। इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक की परिशुद्धता को भी समावेश किया। ये तो कहानी चल रही है। खैर, हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है। अब देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका आज की जो भारतीय सीमाएं उससे तो कोई संबंध है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अफ़गानिस्तान में भी पाई जाती है भाई। इसके बहुत सारे स्थल पाकिस्तान में ही हैं, ईरान से टच होते हुए वाले। और उसके बाद भारत में भी भाई ये आगे चल के आपको गुजरात या दायमाबाद तक आपको मिलती है। तो इसके आज के भारत के भौगोलिक जो रूप है उससे तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि भाई लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं आपसे। इसी कारण से जब भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत के पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया तो कच्छ में हुए, कच्छ गुजरात में है, कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आईं तथा पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़े। हालांकि कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और हाल ही में हुई धौलावीरा की खोज वहाँ से हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा हैं। नए अन्वेषण अब भी जारी हैं। देखिए, बराबर चल रहा है। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे चिन्हित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कुछ लोग क्या है कि कोई स्थल कहाँ पर जहाँ पर है वो वहाँ पर क्यों है इसको जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कैसे मैं इसको आपको समझाता हूँ। जैसे दिल्ली राजधानी क्यों है इसको जानने की कोशिश यदि आज से 3000 साल पहले कोई करे तो उसको पहचानने की कोशिश कर सकता है। या बम्बई इतना बड़ा शहर क्यों था ये जानने के पीछे कोई कारण पूछने की कोशिश करे। या कलकत्ता इतना बड़ा शहर कैसे था आज से 3000 साल बाद कोई कोशिश करे और कलकत्ता शहर नष्ट हो जाए और खुदाई में स्तरों में फिर वो प्राप्त हो। तो एक तो ये तरीका था, तो ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पर जो स्थल पाए गए ये यहाँ पर क्यों थे, इसका कारण क्या था, क्यों यहाँ पर ये बने। जैसे दिल्ली थी तो अंग्रेज़ों ने राजधानी बनाई, उसके पहले वो सुल्तानों की राजधानी थी, फिर वो बाद में मुग़लों की राजधानी बनी। वे पुरावस्तुओं के रूप में निधि से भी जूझते हैं और संभावित उपयोगिता को समझने का प्रयास करते हैं। 1980 के दशक में हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि बढ़ती जा रही थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे और वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुओं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण तथा उनसे उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़ों का विश्लेषण करना संबंधित है। ये बता रहे हैं कि किस तरह से इसका सब किया जाता है। तो देखिए, ये कुछ एक ब्लॉक दिया है हड़प्पा में व्हीलर। तो भाई हड़प्पा में जो व्हीलर थे क्या कर रहे थे, आरंभिक पुरातत्वविदों ने कई बार साहस भावना से कार्य करते थे। व्हीलर हड़प्पा के लिए ये अनुभव विषय लिखा था। देखिए, मुझे याद आता है कि 1944 में कि एक गर्म रात को पुरातात्विक सर्वेक्षण के नवनियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में मैं स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर गहरे बालू के रास्ते से 4 मील के तांगे से सवारी के बाद मैं प्राचीन स्थल के टीले जो चांद की रोशनी में अवलोकित थे के समीप स्थित एक विश्राम गृह में पहुंचा। अपने चिंतित सहकर्मी की इस चेतावनी से कि हमें अपना निरीक्षण अगली सुबह 5:30 बजे आरंभ करना कर 7:30 बजे तक समाप्त कर देना चाहिए, जिसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, के बाद प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंखे वाले को धीरतापूर्वक बैठा छोड़ कर मैं पड़ोस के बीहड़ में अनगिनत सियारों की रात की हवा को चीरती हुई आवाज़ के बीच हम सोने चले गए। अगली सुबह 5:30 बजे हमारे छोटे से काफिले ने बालू के टीले की ओर बढ़ना शुरू किया।
10 मिनट के भीतर ही मैं रुका और सबसे ऊंचे टीले को देखते हुए अपने दृष्टि पर अविश्वास के साथ अपनी आंखों को मलने लगा। 6 घंटे बाद भी मेरे घबराए हुए कर्मचारी गण तथा तेज सूरज की रोशनी में कुदालियों के साथ और चाकू के साथ कठिन परिश्रम कर रहे थे। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी काम में के मेरे जुनून के कारण सनकी ना समझ लें। तो देखिए ये व्हीलर की ये सनक थी उस खोज को लेकर के, जब वो वहाँ पर खुदाई करवा रहे थे। बारीक खुदाई भी की जाती है। इसको हम आगे कल पढ़ेंगे। बस ये लास्ट ख़त्म होने वाला है आपका चैप्टर। कुछ व्याख्या की ऐतिहासिक समस्याएं हैं। अगर यूँ छोड़ भी दिया जाए तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप कहोगे तो मैं पूरा पढ़ा दूंगा इसको। ये कुछ डेट लाइन्स वगैरह दी हैं, ये तो आपको बताना पड़ेंगी, बहुत ज़रूरी। अब ये विशुद्ध इतिहास का हो गया है विषय। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया था, पक्की मिट्टी के खिलौने की गाड़ी। अब इससे हमको पता लगता है कि भाई वहाँ इसी तरीके का चलता था। देखिए बैलगाड़ी है। चलिए अगले उसमें फिर मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए अलविदा लेते हैं।